नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन आपका अपना एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपकी समस्याओं का निवारण मिलता है, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता है और आपको मिलती है साथ ही बहुत सारी जानकारी जो कि आपके खेती किसानी के कार्यों को और भी आसान करती है। ऐसा ही एक विषय आज लेकर हम आ गए हैं आपके सामने एक बार फिर, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी विदित हैं इस बात से और हम सभी जानते हैं कि धनिया एक ऐसा मसाला है जिसकी खुशबू हमें दीवाना बना देती है। साथ ही साथ ये सब्जियों में सजावट के लिए भी काम आता है। बहुत से लोग धनिया को सजावट के काम के साथ साथ धनिया की चटनी के रूप में भी इसे बहुत पसंद करते हैं। और धनिया मसाले के साथ साथ सूखे मसालों में भी उपयोग किया जाता है और साथ ही इसको पत्तियों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। धनिया एक ऐसी फसल है जिसके उत्पादन से मुनाफा भी अधिक से अधिक कमाया जा सकता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का विषय क्या है। आज हम बातचीत करने वाले हैं धनिया की उत्पादन तकनीक के विषय में, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आरसी असवानी जी। आप केवीके आरोन से हमारे बीच में हैं। आप कृषि वैज्ञानिक हैं और आज आप इसी विषय पर हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार असवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, सबसे पहले जैसे कि मैंने बात करी, प्राचीन काल से ही मसालों का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है हमारे बीच में। तो धनिया एक ऐसा सुगंधित मसाला है जिसे हम सभी पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि इसमें से खुशबू क्यों आती है, आप इस बारे में बताएं। जितनी भी मसाला वाली फसलें हैं उनमें जो सुगंध महक आती है वो वाष्पशील तेल होता है, उसकी वजह से आती है। धनिया के अंदर भी वाष्पशील तेल होता है जिसकी मात्रा 0.1% से लेके 1.7% तक विभिन्न प्रकार की जो इसकी किस्में हैं उनमें ये इस रेंज के अंदर ये पाई जाती है। और उसके अंदर वाष्पशील तेल के अंदर जो मुख्य जो वो होता है वो हाइड्रोकार्बन्स होता है। 26% हाइड्रोकार्बन होता है तथा शेष ऑक्सीजन युक्त यौगिक होते हैं, जिसके अंदर मुख्यतः लिनो कौन और कॉन्ड्रियल मुख्य घटक है, जिसकी वजह से धनिया के अंदर ये खुशबू महक आती है। जी, और अगर हम विटामिन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। जी, तो ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि इसमें से खुशबू क्यों आती है। तभी हम इसकी खुशबू को इतना पसंद करते हैं और खाने को अक्सर इसकी सजावट से सजा देते हैं। तो सबसे अब जानना चाहूँगी मैं आपसे कि डॉक्टर साहब, किस प्रकार से जलवायु और भूमि का महत्व है धनिया की फसल में? जी देखिए, धनिया जो है ये ठंडे मौसम की फसल है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो यूरेशिया से हुई है, कहीं मध्य एशिया से जहाँ हुई है। तो ये जो इसके लिए जो जलवायु है वो ठंडी और शुष्क जलवायु चाहिए। इसके बढ़वार के समय मौसम ठंडा चाहिए और ताकि इसकी वनस्पतिक बढ़वार अच्छी हो सके। और जब ये जब पुष्पन पे हो, जब इसमें फूल आ रहे हो, उस समय पाला रहित ये मौसम चाहता है और उस समय बादल नहीं होने चाहिए, पाला नहीं गिरना चाहिए, वरना इसको बहुत नुकसान होता है। और जब ये पकाव की स्थिति में, जब दाना बनने के बाद पकने की स्थिति में आता है, उस समय तेज़ धूप चाहिए ताकि उससे इसका दाना पक सके। जी, मतलब कि इसे बहुत खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है और पाले से इसका बचाव करना बेहद आवश्यक है। तो जिस वक्त बादल हो किसान भाई, उस वक्त इसकी बुवाई नहीं की जाती है और इसी प्रकार से भूमि को भी तैयार किया जाता है। अगर हम भूमि की बात करें डॉक्टर साहब, तो किस प्रकार से भूमि का चुनाव किया जाए और क्या क्या पोषक तत्व भूमि में उस वक्त होने चाहिए? जी देखिए, इसके लिए जो अच्छी जल निकास वाली भूमि, जिसके अंदर पानी ना भरता हो और जिसमें जीवांश मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की अच्छी खासी मात्रा और दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। और देश के विभिन्न इलाकों में और प्रदेश में भी मतलब बलुई दोमट से लेके और भारी जो काली मिट्टी होती है, अगर हम मालवा की तरफ जाएं तो मटियार भूमि में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, जिसका पीएच मान 6.2 से लेके 7.7% पीएच मान जिसका हो, उसके अंदर इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है।
जी और जी इसके अंदर जब हम जब बात करते हैं तो उसके लिए हमें जो मुख्य जो वो हैं इसको जो पदार्थ चाहिए, जो जी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, जी वो हम उसमें कैसे कब क्या देंगे तो उसकी अपन चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर डॉक्टर साहब ने। किसान भाइयों, भूमि के चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो भूमि के पीएच के मान को आप ज़रूर याद रखें। 6.5 से 7.5 के बीच भूमि का पीएच मान होना आवश्यक है। ये आपकी धनिया की उत्पादन को काफ़ी मदद करेगा और उत्पादन भी इससे बेहतर होगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम आगे इस विषय में और चर्चा करेंगे, तो उससे पहले एक और सवाल हम पूछ लेते हैं। धनिया की बुवाई का उचित समय क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब, और इसके अलावा अगर बात करें तो बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए? धनिया की बुआई का सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर और नवंबर का अंतिम सप्ताह, ये इसकी बुआई के लिए सर्वोत्तम समय, क्योंकि इस समय जो तापमान होता है वो 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होता है, जहां इसके बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। और मृदा का जब भूमि के तापमान की हम बात करें तो वो 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम आ चुका होता है, जहां पे बीज का अंकुरण अच्छा होता है। यदि आप अक्टूबर में अगर आप जल्दी बुआई करेंगे, अक्टूबर या सितंबर में कहीं करते हैं, मालवा में देखा है, तो उससे क्या होता है, अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है। उससे क्या होता है कि आपका अंकुरण कम होता है, क्योंकि इसमें 65% ही अंकुरण क्षमता होती है। यदि आपने 100 बीज बोए तो आपके 65 ही बीज अंकुरित होंगे। तो यदि आप पहले समय से बोएंगे तो आपकी अंकुरण क्षमता कम होगी और आपका बीज ज़्यादा लगेगा। और यदि आपने दिसंबर के प्रथम सप्ताह के बाद यदि आप बुआई करते हैं तो पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती है और उससे फिर हमारा उत्पादन प्रभावित होता है और हमारे को उत्पादन कम मिलता है। तो जो उसका जो उपयुक्त समय है अपना अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेके और नवंबर के अंतिम सप्ताह तक आप इसकी बुआई करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल, और नवंबर के अंतिम सप्ताह तक अगर अपनी बुआई को है जो पूरा कर लेते हैं आप, तो पुष्पन अवस्था में पाले से भी आप बचाव कर सकते हैं धनिया की फसल को। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उपयुक्त समय को आप ध्यान रखें और इसी समय के अंतराल में आप धनिया की फसल की बुआई करें, जिससे आपके उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी और आपका उत्पादन भी बेहतर से बेहतर हो सकेगा। डॉक्टर साहब, अब जानना चाहेंगे, यहाँ पर बात हो गई हमने किस प्रकार से बीज को बोया और बीज की मात्रा की, लेकिन अगर बीजोपचार की बात करें, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जब भी हम फसलों के उत्पादन की बात करते हैं तो बीजोपचार करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि किस प्रकार बीजोपचार किया जाए। अंदर जो मुख्य एक बीमारी जो आती है, जो विल्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में उकटा बोलते हैं और स्थानीय भाषा में यहाँ पे ग्रिड रीजन में इसको ओगरा बोलते हैं, वो इसकी प्रमुख बीमारी है। तो उससे इसका बचाव, क्योंकि ये बीज जनित बीमारी है और मृदा से भी कई बार ये आ जाती है, तो इसका लिए हमें बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करना चाहिए। तो उसके लिए हमें कार्बेंडाजिम प्लस थायरम 2:1 के अनुपात में, यानी 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से हमें इसे उपचारित करना चाहिए। और यदि हम जैविक खेती कर रहे हैं धनिये की, तो हम ट्राइकोडर्मा विरिडी जो जैविक फफूंद है उसका 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से हम इसको उपचारित कर सकते हैं। और जहाँ तक बीज दर की बात है तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज पर्याप्त रहता है, वैज्ञानिक अगर आप तरीके से खेती कर रहे हैं तो। और यदि आप बारानी जहां असिंचित खेती कर रहे हैं, कम पानी में खेती कर रहे हैं, तो वहां आप 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आपको वो करना है। और यदि हम एकड़ की बात करें, क्योंकि जहाँ ग्रिड रीजन में यहाँ पे एकड़ चलता है, कहीं बीघा चलता है, तो जब हम एकड़ की बात करते हैं तो 8 से 9 किलोग्राम बीज पर्याप्त है एक एकड़ के लिए। एक एकड़ के लिए मतलब 8 से 9 किलोग्राम में आपका काम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का। इस ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे कि किस प्रकार धनिया की खेती में उर्वरक का महत्व है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है।
FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि हम बात करेंगे कि धनिया की फसल में उर्वरक का क्या महत्व है, तो आइए बातचीत करते हैं। तो बताइए डॉक्टर साहब, किस प्रकार से उर्वरक की मात्रा और विधि क्या होनी चाहिए? जी, उर्वरक में जो मुख्य उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिसको स्पूर भी बोलते हैं, पोटेशियम, और इसके अलावा क्या, क्योंकि ये सोयाबीन के बाद, खरीफ के बाद हम धनिया बोते हैं, तो सोयाबीन की फसल के बाद जब हम धनिया लेते हैं तो खेत में काफ़ी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और विशेष तौर से सल्फर की। तो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ सल्फर भी हमें देना चाहिए। उसके अलावा जिंक सल्फेट, जिप्सम का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। और जब हम खेत की तैयारी करते हैं और जब बीज बोते हैं तो हमें सीड ड्रिल से बीज बोना चाहिए, और बीजों को उर्वरक को बीज के नीचे रखना चाहिए। बीज से 4-5 सेंटीमीटर नीचे उर्वरक देना चाहिए, ताकि बीज के संपर्क में उर्वरक ना आए, वरना उर्वरक बीज को जला देगा। तो बीज के नीचे उर्वरक को सीड ड्रिल से उसको देना चाहिए। और उर्वरक की में जब बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन सिंचित और असिंचित जब हम खेती करते हैं तो उसमें किसमें कितना देना है, तो एक जो मैं आपको एक सामान्य जो मोटा मोटा जो एक अनुमान है, उसके अंदर जब हम असिंचित खेती करते हैं तो हमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और 30 किलोग्राम स्पूर प्रति हेक्टेयर और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। और यदि हम सिंचित की बात करते हैं तो हमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 40 किलोग्राम स्पूर फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें 25 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर देना चाहिए और 25 किलोग्राम ही हमें जिप्सम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। फिर जब हम बात करते हैं कि हम इन उर्वरकों को किस माध्यम से देंगे, तो जब हम असिंचित या बारानी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। एक हमारे पास होता है जहां हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं यूरिया से, और दूसरा होता है डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट से। तो जब हम यूरिया से जब हम इसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो हमें 125 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर देना पड़ेगा और 250 किलोग्राम स्पूर सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रति हेक्टेयर देना पड़ेगा। और उसके पोटास के लिए हमें 35 किलोग्राम म्यूरेट और पोटास प्रति हेक्टेयर देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 25 किलोग्राम सल्फर हमें प्रति हेक्टेयर देना है, 25 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर देना है। और जब हम फिर सिंचित की जब बात करते हैं तो सिंचित के अंदर हमें इसकी मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि यूरिया और डीएपी, यदि हम डीएपी दे रहे हैं क्योंकि हम यूरिया बहुत मुश्किल से मिलता है, देश में इसकी कमी भी है, और गेहूं में ज़्यादा खपत होने से यूरिया नहीं मिल पाता। जब हम डीएपी देते हैं तो हम डीएपी से अगर हम इसकी पूर्ति कर रहे हैं तो हमें 65 किलोग्राम डीएपी असिंचित के अंदर अवस्था में बारानी में 65 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर देना है। और हमें उसके साथ साथ 40 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर देना है। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर देना है और 25 किलोग्राम सल्फर देना है और 25 किलोग्राम ही जिप्सम देना है। जब हम यदि हम उसकी बात करते हैं सिंचित में, तो सिंचित के अंदर क्या होता है कि क्योंकि थोड़ा हमें उर्वरक की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है 25% के करीब। तो अगर हम सिंचित अवस्था में जब उर्वरक देंगे तो हमें डीएपी की मात्रा को 87 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना है और यूरिया 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम यूरिया देंगे। और 35 किलोग्राम म्यूरेट और पोटास और 25 किलोग्राम जिप्सम और 25 किलोग्राम ही हम सल्फर देंगे। लेकिन क्या होता है कई बार और बचत के लिए और हमारा ताकि हमारा उर्वरक के ऊपर खर्चा कम आए और उसके लिए हम कई बार 12, 32 और 16 का जो कॉम्बिनेशन का जो उर्वरक आता है उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर हमें 125 किलोग्राम डीएपी देना है। उसके अलावा हमें 100 किलोग्राम यूरिया देना है और उसमें फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसी में ही साथ में मिल जाता है। उसके अलावा हमें 25 किलोग्राम जिप्सम और 25 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से देना, ये हमारा उर्वरक का वो रहेगा। इसके अलावा कई बार ये होता है कि क्योंकि जब हम भूमि में उर्वरक देते हैं तो वो फिक्स हो जाते हैं
और कई बार मोबाइल नहीं हो पाते, चलित नहीं हो पाते, पौधे को नहीं मिल पाते, तो बिल्कुल। उस अवस्था में हमें तरल उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। करना और वो हम कब करते हैं, जब हमारी फसल की बुआई के 35 दिन के बाद 30 से 35, 32 से 35 दिन की जब अवस्था हो जाती है, जब हम प्रथम सिंचाई करते हैं, वहाँ पे हम तरल उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको ट्रिपल जो बोलते हैं, ट्रिपल वो 18 या ट्रिपल 19, ट्रिपल 18 या ट्रिपल 19 का, तो उसमें 18 और 18 का अनुपात का जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है, या 19 वाला लेते हैं तो 19 पोटाश, जो अपने नाइट्रोजन, स्फूर और पोटाश होता है, तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें हम यदि 100 लीटर पानी है तो उसमें हमें 1 किलोग्राम ही तरल उर्वरक का प्रयोग करना है। तो ये उसका ये उर्वरक का पूरा ये रहेगा, किस तरह से हमें प्रयोग करना है, कैसे देना है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी डॉक्टर साहब जो आपने हमारे किसान भाइयों को दी। और जैसा कि आपने बताया कि 12, 32, 16 इसका भी, इस मिश्रण का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तरल उर्वरक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इससे आप मुनाफा भी कमा सकते हैं, क्योंकि कई वजह से, कई कारणों से जो होता है हमारा उर्वरक वो चलित नहीं हो पाता है, पूरी तरह से फसलों को नहीं मिल पाता है, इसलिए हम तरल उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी। अब डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि धनिया की फसल में कितनी बार सिंचाई करना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पानी को लेकर अक्सर ये सवाल आता है। और जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा कि ऐसी भूमि का हमें चुनाव करना है जहाँ पर पानी का जमाव अधिक ना हो। और इसके बाद आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार खरपतवारों का भी प्रबंधन किया जाए। देखिए, जहाँ तक जल की बात है तो जल हमें कितना देना है वो हमें भूमि के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैंने शुरू में जब हमने भूमि की बात की थी कि तो ये बलुई दोमट से लेके और राज्य के विभिन्न इलाकों में बलुई दोमट से लेके और भारी मटियार दोमट जो हम मृदा काम में लेते हैं, तो हमें भूमि के प्रकार, मौसम के अवस्था को देखते हुए इसका करते हैं। जब हम बारानी खेती की बात करते हैं या हम कम पानी में की जब हम बात करते हैं, जहाँ भारी मिट्टी है, जब हम अगर मालवा की तरफ हम जाएं, नीमच, मंदसौर इस इलाके में, तो जहाँ काली भारी मिट्टी है, तो वहाँ 1 सिंचाई से लेके 3 सिंचाई के अंदर इसकी खेती संभव है और हो रही है सफलतापूर्वक। लेकिन जब हम अगर बलुई दोमट में जब बात करते हैं तो वहाँ हमें पानी 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके अलावा आजकल क्या है कि मतलब इस तरह के जल ही जीवन है, जल का दुरुपयोग ना हो और बूंद बूंद में हम अधिक उत्पादन लें, तो उसके लिए आजकल क्या है कि इसके एक तो सीड ड्रिल से लाइन के अंदर इसमें कतारों में इसकी बुआई करें, और उसके अलावा इसको ड्रिप के ऊपर भी इसका उत्पादन होने लगा है। और मालवा के अंदर काफ़ी किसान इसको ड्रिप पे इसका उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पानी की बचत होती है। तो उससे भी हम इसकी जल की बचत करके और कम जल में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप खरपतवार की प्रबंधन की बात करें तो उसके विषय में कुछ हमारे दर्शकों को देखिए क्या धनिया क्या शुरू के अंदर प्रारंभिक अवस्था में इसकी जो बढ़वार है बहुत धीमी रहती है, और जो इसके बुआई के प्रथम 35 से जो 40 दिन है वो इसके फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। और उस अवधि में यदि खेत के अंदर खरपतवार हैं और खरपतवार हमारी जो मुख्य फसल है धनिया की फसल, उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो हमारा उत्पादन 25% तक कम हो जाता है। तो उन खरपतवार यदि खरपतवार कम है तो हम निंदाई गुड़ाई के द्वारा भी उनको अपन ख़त्म कर सकते हैं, व्हील चला के, अपना व्हील चला के, साइकिल चला के या कुल्पा चला के। लेकिन यदि खरपतवार खेत में ज़्यादा हैं तो वो मतलब मैन्युअल रूप से हमारे शारीरिक रूप से संभव नहीं है उनका उन्मूलन, तो उसके लिए हमें रासायनिक खरपतवारों का प्रयोग करना पड़ता है। तो रासायनिक, यानी कि अगर आपके खेत में कम खरपतवार हैं तो आप उन्हें मैनुअली निकाल सकते हैं, हाथों से निकाल सकते हैं, निंदाई गुड़ाई के माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो आप उसके बाद रासायनिक कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने बहुत सारी बातचीत की आपसे, और धनिया के उत्पादन के बारे में आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को दी। आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया मैडम। तो किसान भाइयों, आज हमने धनिया की फसल के उत्पादन तकनीक के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली। इसमें बहुत सारी उन्नत वैज्ञानिक तकनीकें भी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा की, और उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आपने बहुत अच्छे से सभी बातों को समझ लिया होगा। और अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपसे आज्ञा लेने का, लेकिन आज्ञा लेने से पहले कृषि जगत की कुछ खबरों के साथ हम लेकर आए हैं कृषि समाचार, जहाँ पर आपको सुनने के लिए मिलेंगी खबरें खेती की। नमस्कार।
नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। फसल उत्पादकता वृद्धि के लिए कीट और बीमारियों पर नियंत्रण जरूरी। पंजीकृत किसानों की बाजरे की तुलाई तक खरीदी रहेगी जारी। गन्ने की फसल में पौध सूखने की समस्या। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान और ट्रैक्टर चलित प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। फसल उत्पादकता वृद्धि के लिए कीट और बीमारियों पर नियंत्रण जरूरी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि फसलों के उत्पादन को निरंतर बढ़ाए रखने के लिए विभिन्न कीटों और फसल संबंधी बीमारियों पर नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है। एकीकृत कीट प्रबंधन और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के द्वारा एग्रोकेमिकल्स का विवेकपूर्ण उपयोग कर हम न केवल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी प्रतिकूल प्रभाव से बचा सकते हैं। मंत्री श्री पटेल संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा परिकल्पित वर्ष 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फसल स्वास्थ्य वर्ष के उत्सव पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में फसल स्वास्थ्य प्रबंधन एक भारतीय कहानी के विमोचन अवसर पर हरदा के बारंगा से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्वस्थ फसलें हानिकारक एग्रोकेमिकल्स के बगैर कीटों और रोगों से सुरक्षित रहती हैं। विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थों और अन्य एग्रोकेमिकल्स के सुसंगत तरीके से एकीकृत उपयोग से फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। बेहतर कृषि पद्धतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों के सतत मार्गदर्शन में प्रदेश के उन्नत किसान कृषि उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। छोटे किसान भी कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के साथ मिलकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश ने 2013 में पहली बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया। यह क्रम निरंतर जारी है। गेहूं उत्पादन की श्रेणी में मध्य प्रदेश लगातार 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड हासिल कर चुका है। पंजीकृत किसानों की बाजरे की तुलाई तक खरीदी रहेगी जारी। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवाई ने कहा कि पंजीकृत किसानों की बाजरे की तुलाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक खरीदी जारी रहेगी। प्रत्येक किसान को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खरीदी केंद्रों पर बाजरे की खरीदी की जाएगी। खरीदी कार्य में सोसाइटी संचालकों की गड़बड़ी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री किदवई मुरैना जिले में बाजरा खरीदी की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने जिले के 6 बाजरा उपार्जन केंद्र CWC2 मार्केटिंग, गल्ला मंडी, जिगनी, बड़ा गांव, खड़ियाहार और पोरसा स्थित कसमडा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तौल कांटों के निरीक्षण के साथ बाजरे की नमी को रोकने के लिए सुझाव भी दिए। प्रमुख सचिव ने ग्राम जिगनी में कुल पंजीयन की जानकारी ली एवं किसानों को आश्वस्त किया कि जिनका पंजीयन हो चुका है उनके बाजरे की तौल अवश्य की जाएगी। इसमें अंतिम तिथि आड़े नहीं आएगी। श्री किदवई ने पोरसा स्थित कसमडा का निरीक्षण किया, जहां 8 तौल कांटे लगाए गए हैं। यहां खरीदी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। गन्ने की फसल में पौध सूखने की समस्या। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में पौध सूखने की समस्या बहुत स्थानों पर देखी जाती है। यह समस्या पौधे के तने में एक कीट लगने के कारण होती है। यह कीट पौधे के तने को अंदर ही अंदर खाता जाता है, जिससे पौधा सूखने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC दवा की 1.25 से 1.5 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के मान से मिलाकर पौधे को पूरी तरह से नहला दिया जाए, यानी अच्छी तरह ड्रेचिंग कर देने से यह कीट नियंत्रण हो जाता है। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराने से हमारा नर पशु पालने का खर्च बच जाता है। साथ ही साढ़ या नर पशु से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। साधारण तौर पर गाय एवं भैंस ब्याने के लगभग 3 महीने के बाद मध्यकाल में आ जाती है, पर ध्यान रहे 2 ब्यांतों के बीच 14 से 15 माह का अंतर होना चाहिए। ऐसा करने से पशुओं की प्रजनन समस्याओं की पहचान हो जाती है, जिसके कारण गर्भित गाय की सही पहचान से आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान से छोटी गायों का भी गर्भधारण किया जा सकता है
और गाभित करने के समय चोट लगने का डर नहीं रहता है। देशी गायों को जर्सी अथवा होलिस्टीन फ्रिजियन से एवं भैंसों को मुर्रा नस्ल के सीमेन से गर्भधारण कराकर उन्नत नस्ल के पशुधन प्राप्त कर सकते हैं। ट्रैक्टर चलित प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन। ट्रैक्टर चलित प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन को प्लास्टिक फिल्म बिछाने में प्रयोग किया जाता है ताकि नमी को खेत की मिट्टी में संरक्षित कर उपयोग किया जा सके तथा अधिक ठंड के मौसम में बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी के तापमान को बढ़ाकर अंकुरण के अनुकूल बनाने के लिए भी यह तकनीक कारगर सिद्ध हुई है। मशीन में 400 मिलीमीटर व्यास के 2 अवतल डिस्क, 350 मिलीमीटर व्यास के 2 न्यूमेट्रिक ट्रेस पहिए, 600 मिलीमीटर के 2 न्यूमेट्रिक परिवहन पहिए, मिट्टी से प्लास्टिक फिल्म, रोल किनारों को ढकने के लिए विशेष तकनीक से बने 2 स्पैकर्स इस यंत्र की विशेषता हैं। तो किसान भाइयों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।